یہ یزد ہے، قدیم تاریخی شہر، افسانوں کی بھول بھلیوں سے گزرا ہوا، شاہراہ ریشم کے کنارے پر واقع سلیمان نبی کا خزانہ۔ اس جگہ کی ایک نسبت ہے تاریخ کے ساتھ، فن اور عشق کے ساتھ، اور اس بات کا مشاہدہ صوبہ یزد کے حصاروں اور متعدد قلعوں پر کیا جا سکتا ہے جو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اگر آنکھوں سے ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو۔ یزد میں اندرونی ساخت کا رجحان رکھنے والا طرز تعمیر پیچ در پیچ تنگ اور چھوٹی گلیوں اور اونچی دیواروں کے ساتھ کس قسم کی یلغار کو روکنے کے مقصد کے تحت رائج رہا ہے۔ یزد کے خشک خاکی علاقے میں دھوپ کی تمازت کے نیچے برپا یزد کے متعدد قلعے افسانوں کی یادگار ہیں یا تاریخ کی۔ قلعوں کو بعض ثقافتوں میں قلعت، دیج، دوز، دیر یا دیس کے نام دیے گئے ہیں جو رواداری کے قانون کی یادگاریں ہیں۔ یزد میں رہنے والوں نے ماحول کے ساتھ رواداری کو اچھی طرح سیکھ لیا ہے۔ قلعے ان زمانوں کی یادگار ہیں جب اس محروس ناموس یعنی یزد کے باشندے اجنبی حملہ کے مقابلے میں شہر کی حفاظت کی فکر میں رہتے تھے۔ اس دور میں جب زندگی مشکلات کا شکار تھی، قلعے تعمیر کیے جاتے تھے تاکہ لوگ اور ان کی خوراک لوٹ مار، یلغار اور نقصانات سے محفوظ رہیں، تاکہ فرار کرنے پر مجبور نہ ہو سکیں۔
लोगों की शहरों में जड़ें मजबूत होने और आबाद होने के लिए दिफाई दीवारों, हिसार और दिफाई इमारतों की तामीर की ज़रूरत होती थी ताकि लोग उनकी अपनी पनाह में महफूज रहकर ज़िंदगी के रोज़मर्रा उमूर जारी रख सकें। जो बात तारीख से मालूम होती है वो ये है कि कलआ मुंतशिर अंदाज की ज़िंदगी के समर का खात्मा और इज्तिमाई ज़िंदगी का माहसल है। सहरा में पैदा होने वाले शख्स ने जो चीज़ उसकी दस्तरस में थी उससे एक रिहाइशगाह बनाई और उसके इर्द गिर्द एक हिसार कायम किया ताकि महफूज रह सके। इस तरह मैदानी या सहराई किले वजूद में आए। तर्ज तामीर में पाई जाने वाली मुशाबहत से हटकर कलों और कारवानसराओं की तामीर के मुहर्रिकात मुख्तलिफ थे। कारवानसराय मुसाफिरों के गुजरगाहों के पड़ाव होते थे और किले हमलों और जलगारों के मुकाबले में दिफा के लिए बनाए जाते थे। इन तमाम बातों से हटकर ये कहना चाहिए कि किलों के इर्द गिर्द हमेशा एक ऊंची और लंबी चौड़ी दीवार होती थी, मखरूती शक्ल की या कोनों वाली मुस्तहकम तामीरात के साथ, जिनको बुर्ज कहा जाता था। नीज बुर्ज और दरवाजे लोगों के किले में आने जाने के काम आते थे। किले के इर्द गिर्द बने हुए गड्ढे में, जिसको कंदा या खंदक कहा जाता था, पानी छोड़ दिया जाता और कभी तीर, नेज़े और पैकान पैवस्त कर दिए जाते थे ताकि इसको पार ना किया जा सके। खंदकें जो इंसानी हाथों से बनी हुई हैं, किलों के दिफाई निजाम का सबसे बुनियादी हिस्सा हैं। महबूद का नारिन किला जो अभी तक ताज़ा और मजबूत है, उसके इर्द गिर्द 30 से 50 मीटर के फासले पर एक खंदक है जो किले की इमारत को अपने हिसार में लिए रखते थी। जंग के ज़माने में शमसाबाद कारेज का पानी इसमें छोड़ दिया जाता था ताकि किले को मुसख्खर करने का काम मजीद दुश्वार हो सके। किला सरगस के अतराफ में भी एक बड़ी खंदक है, बहुत वसी, जो हिसार के शुमाल में वाक़े पाइपों से गुजरकर किले से इसमें पानी आता था। ये तरीका महरीज के किले पादीन में भी राइज रहा है।
यस में बाकी रहने वाले सहराई या मैदानी कलों को शहरों की इब्तदाई शक्लें या पुराने मराकज़ करार दिया जाता है, जिनमें ये कले काबिले जिक्र हैं। महबूद की सदाबहार पुरानी इमारत नारीन कला, महरेज के एलखानी दौर का कला, महर पादीन, सासानियों की यादगार कला खुरमीज और अर्दकान में ज़हूर इस्लाम से पहले के दौर से ताल्लुक़ रखने वाला कला खरानिक। पहाड़ी कलों को बाहर से कोई हिसार या बुर्ज अपने दामन में समेटा हुआ है, जिसकी जगह जगह पहरेदारी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, जो यके बाद दीगरे पहाड़ की सख्त और खड़ी दीवारों में, जो चट्टानी और तबी दीवारों की मानिंद हैं, पैवस्त होकर उनसे मिले हुए हैं या उनकी तकमील करते हैं और कलों को समेटे हुए हैं। महबूद के पुराने किले के 3 हिस्सार और 5 दरवाजे इसे महफूज रखते थे। किले में दाखिल होने वाला सदर दरवाजा किले के मकीनों के दाखिल होने के बाद ऊपर की तरफ उठाया जाता था। ये लकड़ी का एक बड़ा दरवाजा होता था, जिसकी तह में एक कब्जा होता था। यह मगरबी सम के खंदक पर खुलने के बाद लोगों के गुजरने के लिए एक पुल में तब्दील हो जाता था। अगरचे कलों को हत्तल मकतूर मुस्तहकम अंदाज में बनाया जाता था, लेकिन हमलावर भी जितना हो सकता था ताकत के साथ किले को मुसख्खर करने की कोशिश करते थे। कलाबंद लोग तीर कमान, मिंजनीक और रथ के जरिए हमलावरों का मुकाबला करते थे। और हमलावर किले के दरवाजों को नजर आतिश करते और तोड़ देते थे। दीवारों में रखने पैदा करना, नकब लगाना, सुराख करना और दीवारों को तबाह करना भी वो मामूल के काम थे जो किले की मुजाहिमत को खत्म करने के लिए किए जाते थे। कभी हमलावर खंदकों को लकड़ियों से भर देते थे और इससे गुजरने के बाद किले की बुनियाद के पास पहुंच जाते थे। कभी कुआं या कारेज खोदने वालों की मदद भी हासिल की जाती और दूर के किसी मकाम से किले के नीचे तक सुरंग खोदी जाती थी। सुरंग खोदने वाले किले में दाखिल होने के लिए एक रास्ता खोदते थे और हमलावर सिपाही अंदर चले जाते थे। कभी बढ़ई से मदद ली जाती थी और बढ़ई आरे के अड्डे या आटकी तैयार करते और हमलावरों के हवाले करते थे। सिपाही इन आटकियों को किले के दूसरी तरफ ले जाते थे और इस पर चढ़कर मुतहरिक पुल लगाकर किले के ऊपर तक पहुंच जाते थे। किले के मकीन आटकी के ऊपर से गुजरने वालों के ऊपर पत्थर और तीर फेंकते और गर्म पानी और खौलता हुआ तेल उंडेल देते थे। अंदर जाने के लिए हमलावरों के दूसरे जराए में कमंद और लकड़ी या रस्सियों से बनी हुई सीढ़ियां शामिल होती थीं। किलों के दाखिले के मकामात भी बहुत अहमियत के हामिल होते थे। दाखिले के मकामात पर दिफा और हमलावरों और मुहासरा करने वालों के सरम पर पिघलते हुए मवाद और गर्म पानी फेंकने के लिए तीर चलाने की जगह और दरीचे पाए जाते हैं।
قلعے میں رہنے کے لیے قلعہ والوں کو اس کے بیرونی حصے سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ یہ نکتہ اتنا اہم تھا کہ کتاب الحرب و شجاع میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے: حصار کے اندر بعض افراد اور اشخاص کا وجود بہت اہمیت اور حتیٰ کلیدی حیثیت کا حامل ہوتا تھا۔ قلعے کے اندر دانشور، باورچی، بڑھئی، تیر بنانے والا، کمان بنانے والا، بڑھئی، سونار، زرہ بنانے والا، چمڑے کے سامان بنانے والا، لوہار وغیرہ، اس کے علاوہ جراح، پہیا بنانے والا، حجام، روئی کاتنے والا، دھوبی، نال بند، مؤذن، طبیب، منجم، نمدہ بنانے والا، زلفیں سنوارنے والی، کھدائی کرنے والا، غسال، خاکروب اور بہت سے دوسرے پیشہ ور افراد کا ہونا ضروری اور اس طریقے سے قلعے کے مکینوں کے لیے مدتوں تک قلعے کے اندر محفوظ رہنا ممکن ہو جاتا تھا۔ قلعوں کی تعمیر اس حد تک ذہانت و فطانت کے ساتھ کی جاتی تھی کہ اطراف میں پائی جانے والی چیزوں سے بے نیاز ہو کر اس میں طویل عرصے تک رہنا ممکن ہو جاتا تھا۔ تاہم قلعے میں بھی نچلے طبقے کے افراد اور اعلیٰ پائے کے لوگوں کے مقامات یکساں نہیں ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے قلعے 3 حصوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اصلی حصہ شاہ نشین ہوتا تھا جو قلعے کے اوپر سب سے اونچی اور پرامن ترین جگہ پر واقع ہوتا تھا۔ درمیانی حصہ شاہ نشین سے متصل، ذرا کم وسعت اور کمتر سہولیات کے ساتھ، اور نچلا حصہ کمتر تعمیری آثار اور گورکنی طرز پر بنے ہوتے تھے۔ ان میں میبود کا نارین قلعہ یزد کے سب سے منظم قلعوں میں شمار ہوتا ہے، جو اپنی حد سے زیادہ خدمت کے ساتھ آج کے دور سے پہلے کے باشندوں کے طرز بود و باش کی حکایت بیان کرتا ہے۔ قلعوں میں اندرونی شہری حصہ ہوتا تھا اور حصار کا بیرونی علاقہ ہوتا تھا۔ قلعے کے اندرونی حصے کو، جس میں عام رہائشی اور اجتماعی علاقے شامل ہوتے تھے، شارستان، اور شارستان کے باہر واقع برج و حصار اور خندق کے علاقے کو ربض کہا جاتا تھا۔ باغات، کھیت، چکیوں، بعض کسانوں کے گھروں، قلعے کے مکینوں کی مال مویشیوں کی چراگاہوں، غسال خانے اور قبرستان سمیت شارستان کے برج، حصار اور خندق کے اطراف میں واقع چیزوں کو ربض کہا جاتا ہے، اور کبھی اس کے ارد گرد بھی ایک باڑ کھینچی جاتی تھی، تاہم قلعے کی حد تک مستحکم اور مضبوط نہیں۔ صدر دروازے کی ابتدا سے لے کر آگے تک قلعے کی تمام سڑکوں اور گلیوں کو، جو دیگر ذیلی گلیوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اور بالآخر مساجد، بازاروں، گلیوں، امام باڑوں، پانی کے ذخیروں، حماموں، ورکشاپوں اور گھروں، سب کو شارستان کہا جاتا، جس کا نہایت باریک بینی اور سوجھ بوجھ کے ساتھ اور مکمل طور پر شہری تعمیر کے اصولوں کی رعایت کے ساتھ مرتب کیا جانے والا ایک نظام ہوتا تھا، اور سب سے مشہور شارستانی کمپلیکس کا مشاہدہ قلعہ خرانق میں کیا جا سکتا ہے۔ اردکان کے علاقے خرانق میں ایک قدیم قلعہ پایا جاتا ہے جو تاریخی ماخذ کی روح سے یزدگرد کے دور اقتدار میں ظہور اسلام سے قبل تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ساسانی دور اور مسلم حکمرانوں کی حکومت کے ادوار میں پایہ تکمیل کو پہنچا اور اس کی توسیع کی گئی ہے۔ خرانق یزد سے خراسان جانے والے کاروانوں کا دوسرا پڑاؤ تھا، اور اس کا مضبوط اور مستحکم ہونا مسلمہ امر تھا۔
कले के अंदर पाए जाने वाले मकानात खास तारीखी अदवार में राइज तर्ज़ाए तामीर से कतई नज़र इलाके की आबो हवा से मुताबिकत रखते थे। कले के निचले तबकात में जो चीज़ नजर आती है वो घरों में सेहन का फुकदान है। इन घरों में एक दूसरे के साथ मिले हुए चंद छोटे कमरे बने हुए हैं जो सिर्फ एक गुजरगाह के जरिए एक दूसरे से अलहदा हो जाते थे। लेकिन आला तबकात में जहां उमरा रहते थे, कमरे बड़े और घर तज़ईन याफ्ता हैं। इनमें सेहन, हाल, बादगीर यानी रोशनदान और हत्ता के बागीचे भी बनाए गए हैं। महबूद के कदीम कले नारीन कले में जो कुछ बाकी रह गया है वो कले के बाला तरीन तबके में एक ऐवान है जिसको शाहनशीन कहते हैं, जो तमाम शहर महबूद से ऊपर नजर आता है। और जैसा कि नजर आ रहा है इसकी तज़ीनात खुसूसी हैसियत की हामिल हैं। निचले तबकात व अवामी रिहायशी इलाकों और आला तबकात व खवास की रिहाइश गाहों के दरमियान नुमाया फर्क तमाम कलों में नजर आता है। कलए मेहरपादीन में भी ये फर्क नुमाया है। चुनाचे दाखिले के रास्ते की बाईं तरफ पहले झैली रास्ते में एक अलहदा घर तामीर किया गया है जिसमें मरकजी सेहन, 3 दरवाजों वाला कमरा और एक बड़ा हाल है और आखिर में पहरेदारी के बुर्जों की तरफ रास्ता जाता था। बेशक ये घर हाकिम या कौम के उमरा और शुरफा में से किसी का था। कलाए हारुफ्ता में वाक़े कमरे 12 मीटर के हैं जिनमें दरवाजों की पेशानी, हिलाली शक्ल की डियोड़ियां और नाली छतें हैं। कले के बुर्जों के 2 मंजिला होने के नतीजे में कले के अंदरूनी हिस्से में वाक़े कमरे कई मंजिलों पर मुश्तमिल होते थे, जिससे कले के अंदरूनी हिस्से की इफादियत में इजाफा हो जाता था। यस में काजारी दौर के कलों मिन जुमला कले दहूज से ज्यादातर देही बाशिंदों के गल्ले के गोदाम के तौर पर काम लेते थे। अगरचे इसके इर्द गिर्द पाए जाने वाले दिफाई अनासिर भी मुकम्मल तौर पर कारामद हैं। कले के अंदर दरमियान में एक सड़क है जिसके दोनों तरफ गुजरगाहें बनी हुई हैं जो मुलाजमीन के मखसूस कमरों, जानवरों के अस्तबल और गल्ले के गोदामों पर जाकर खत्म होती हैं।
कले के रास्तों और राबते के जराये का नेटवर्क इस हद तक अक्लमंदी के साथ और इफादियत को मद्देनजर रखते हुए तामीर किया गया है कि निहायत कम जगह में पूरे कले तक दस्तरसी हासिल हो सकती थी। कलों के अंदरूनी रास्ते जैसा कि कला खरानक में नजर आते हैं, पुरपेचो खम, तंग और कम चौड़े होते थे, जो कच्ची ईंटों और गारे की तर्ज तामीर के मखसूस तामीराती इस्तेहकाम रखने वाले अनासिर से माला माल होते थे। इनमें ताक़ें, मेहराब नुमाएं और मुस्तक़फ़ गुज़रगाहें शामिल हैं, जो जगह से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने का भी बाइस बनते थे और हरारत की शिद्दत को ख़ास तौर पर गर्म मौसमों में कम कर देते थे। इसके अलावा दुश्मनों और राहज़नों के खतरात के मुकाबले में कले की पायदारी और इस्तेहकाम में इजाफे का सबब बनते थे। ऊंची दीवारों के साथ गुजरगाह का मुसक्कफ और तंग होना इमारत की 2 मंजिलों पर हमेशा साया छाए रहने का बाइस बनता और इस गर्म और खुश्क इलाके में कले के मकीनों के लिए ठंडक बहम पहुंचाने का जरिया भी था। दूसरे कलों में जुमला सरगज़द, मेहरपादीन, मेहरगर्द और खुरनीस में गुजरगाहें इसी उसूल के तहत बनाई गई हैं। पेचो खम के साथ तंग और घरों के दरमियान महसूर अंदाज में। कुछ हद तक कुल्ली नुक्ता निगाह से कलों के दरमियानी रास्ते 3 किस्म के होते हैं। वो रास्ते जो आज़ाद और बंद कलियों पर मुश्तमिल थे, कले के अहाते के अंदर आमद रफ्त और घरों तक रसाई के लिए होते थे। कले के वस्त से निकलने वाले झैली रास्ते, नीज दरवाजों पर जाकर खत्म होने वाली गलियां और कले से बाहर के रास्ते, इन तीनों किस्म के रास्तों के मुकम्मल नमूनों का कला खरानक में मुशाहिदा किया जा सकता है। कलए मेहरगर्द के गोदाम में पहली से तीसरी मंजिल तक 200 से ज्यादा कमरों में गूनागून डिजाइनों और मुख्तलिफ मिक़दार में गुंजाइश रखने वाले छोटे, दरमियाने और बड़े मटके नजर आते हैं। कलए शव्वास को 2 हिसारों ने समेटा हुआ है। एक हिसार उभरी हुई कच्ची ईंटों के साथ, जिसके बाहर के हिस्से को पत्थर की एक तह के साथ महफूज किया गया है। कले में सिर्फ एक गुजरगाह है। इसका दरवाजा एक ही चट्टान से बना हुआ है, जिसको तराशा गया है और रसूबी पत्थरों की है। 1 मीटर ज़र्ब 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर के साइज में, जो अपने गोल और एक टुकड़े के मुहर्रिक ट्रिगर के जरिए खुलता और बंद होता था, टूट जाने या नजरे आतिश किए जाने के खौफ के बगैर। कले के बुर्ज, जो निगरानी और हिफाजत की जगह हैं, अगरचे कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, ताहम उनके पाए के हिस्से या निचला ढांचा पत्थर का बना हुआ है। ये तरीका सासानी दौर में बुर्जों की तामीर से सीखा गया है। कले पायदार खड़े हैं, वो टूट फूट का शिकार नहीं हुए हैं, इसलिए कि ये पुश्त दर पुश्त तहजीब और सकाफत के हामिल हैं और तारीख के दोष पर हाथ रखे हुए हैं। कले बाकी रह गए हैं ताकि बाकी रह जाने को बयान किया जा सके।